नमस्कार, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग। हमारी खास पेशकश क्या खरीदें क्या बेचें में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं विपुल सिंह और आज की हमारी इस खास चर्चा में हमारे साथ खास मेहमान होंगे नितलेश पावस्कर जी। तकनीकी रूप से बाज़ार को देखते हैं, समझते हैं और उनसे समझने की कोशिश करेंगे कि आज के बाज़ार में किस तरह की रणनीति बनाई जाए। लेकिन उस सबसे पहले नज़र डाल लेते हैं कि आखिर में कल बाज़ार में क्या कुछ देखने को मिला। तो कल के बाजार में हमने देखा कि बाजार जो है फिर से जो है ऊपरी स्तरों पर टिकते हुए नहीं दिखाई दिए और एक बार फिर से ऊपरी स्तरों से निफ्टी फिसलता हुआ दिखाई दिया। हालांकि दबाव जो है वो हमने देखा कि मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा देखने को मिला। निफ्टी की बात करें तो 25 अंक, सेंसेक्स करीब 52 अंक गिर करके बंद हुआ। हालांकि बैंक निफ्टी में मजबूती रही और करीब 251 अंकों की मजबूती यहाँ पर देखने को मिली। 24,336 ये कल का इंट्राडे हाई था और वहाँ से 24,123 पर निफ्टी की क्लोजिंग हुई। तो करीब करीब 200 अंकों के आसपास की गिरावट जो है ऊपरी स्तरों से फिर देखने को मिली। सेंसेक्स की बात करें तो यहाँ पर 80,102 का हाई देखने को मिला और वहाँ से 79,298 के स्तर पर सेंसेक्स बंद होता हुआ दिखाई दिया। मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में ज़्यादा दबाव था और उसी के चलते हमने देखा कि जो एडवांस डिक्लाइन रेशियो था कल के बाजार में वो पूरी तरीके से बेयर के पक्ष में जाता हुआ दिखाई दिया। और वहाँ पर अगर हम देखें तो करीब 1949 शेयर ऐसे रहे जो कि गिर के बंद हुए और करीब 895 शेयर ऐसे रहे जो कि बढ़त के साथ कामकाज करने में कामयाब रहे। दबाव आखिर में कहाँ देखने को मिला, उसमें हमने देखा कि ऑटो शेयरों में दबाव देखने को मिला, कंज्यूमर ड्यूरेबल में हमने दबाव देखा, मेटल, फार्मा, इन सब में जो है सेक्टर ऐसे रहे जिसमें कि गिरावट देखने को मिली। मजबूती बाजार को संभालने का काम कहाँ पर देखने को मिला, उसमें हमने देखा आईटी, पीएसयू बैंक्स, इवन प्राइवेट बैंकों में जो है वो मजबूती देखने को मिली, एनबीएफसी में मजबूती देखने को मिली। इसके अलावा ज़्यादातर सेक्टर जो है वो हल्के हरे निशान या लाल निशान की तरफ ही आते हुए दिखाई दिए। ख़ासतौर से रियल्टी में मामूली गिरावट देखने को मिली। फार्मा में हमने देखा करीब ठीक ठाक गिरावट देखने को मिली। ओएमसीज लगातार गिरावट दिखा रहे हैं। ऑटो में फ़िलहाल रिकवरी आती हुई नहीं दिखाई दे रही है। तो ये स्थिति कल की जो है सेक्टर इंडाइसेस की देखने को मिली है। लेकिन अब बड़ा सवाल यही कि आखिर में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। सबसे पहले तो जरा आज के खास मेहमान को रूबरू कराते हैं और उनसे समझने की कोशिश करते हैं कि इस तरह के बाज़ार में किस तरह की रणनीति होनी चाहिए। सर, आखिर में बड़ा सवाल जो है वो ये है कि आखिर में ऊपरी स्तरों पर बाज़ार टिक क्यों नहीं पा रहा है। जब जब लगता है कि शायद ये रिकवरी थोड़ी सी सस्टेन कर सकती है, फिर ऊपरी स्तरों पर बाज़ार जो है वो फिसलता हुआ दिखाई देता है। आप कैसे देख रहे हैं और क्या अभी इस तरह का दौर क्या लंबे समय तक चलने वाला है? देखो, गुड मॉर्निंग। पहले तो अगर हम लोग बात करेंगे तो मार्केट में एक हेवी करेक्शन हमें देखने को मिला, जिसको हम लोग प्राइस वाइज करेक्शन बोलते हैं। अभी थोड़ा सा हमें टाइम वाइज करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। टाइम वाइज करेक्शन काफी बार एक ही जगह पे मार्केट क्या दिखाता है, एक रेंज दिखाता है और उसी एरिया के आसपास अभी क्या कर रहा है, ट्रेड कर रहा है। तो मार्केट में अभी 24,250 270 ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट है। जब तक ये लेवल के ऊपर एक क्लोजिंग नहीं देता है मार्केट, तब तक कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड प्लान ना करे। नीचे में 24,000 काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट है। उसके नीचे अगर जाता है तो फिर से 23,800 हमें देखने को मिल सकता है और उसके बाद थोड़ा सा और पैनिक हमें देखने को मिल सकता है। तो अभी के लिए हम लोग क्लाइंट्स को पोजिशनल कुछ भी एडवाइस नहीं कर रहे हैं। जो भी कुछ है वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर ये ट्रेड को क्या करके चल रहा है, क्लोज करके चल रहा है। क्योंकि मार्केट अभी एक ऐसी जगह पे फंसा है कि जहाँ पे दोनों साइड के ट्रेडर्स ट्रैप हो रहे हैं। सुबह में लगा था कि मार्केट यहीं से और गिर सकता है और सडन हमें एक बाइंग हमें देखने को मिली और वहां से अगर हम लोग देखेंगे तो फिर से एक हायर लेवल के ऊपर मार्केट जैसे ही लगा 24,300 के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो वहीं से एक सेलिंग हमें देखने को मिली। तो जो भी कुछ करना होगा वो इंट्राडे बेसिस के ऊपर हमें प्लान करना पड़ेगा। निफ्टी के मुकाबले मुझे जो स्ट्रक्चर अच्छा लग रहा है वो बैंक निफ्टी का स्ट्रक्चर मुझे अच्छा लग रहा है। कल अगर 52,000 ये लेवल को मार्केट अगर क्या करता है, होल्ड करता है, तो यहाँ से थोड़ा सा 52,500 ये लेवल्स हमें देखने को मिल सकते हैं। और ऊपर में अगर 52,500 ये लेवल को क्रॉस कर देता है तो थोड़ा सा अगला पड़ाव बाजार के लिए क्या हो सकता है, आसान हो सकता है। लेकिन साथ साथ उसी जगह पे बैंक निफ्टी में 51,500 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। वो अगर ब्रेक डाउन होता है तो वहां पे शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी भी देखिए 51,700 के स्टॉप लॉस के साथ। तो वहां पे थोड़ा सा और पैनिक हमें देखने को मिल सकता है 51,000 से लेके 50,500। तो ये अभी मौका जो है वो एक दोनों साइड के ट्रेड करने का है। बैठ कर आप प्लान नहीं कर सकते
कि मैं बैठा रहूंगा और मार्केट मुझे 2 दिन में 3 दिन में रिवॉर्ड देगा, ऐसा नहीं होने वाला है। क्योंकि लास्ट 7-8 दिन से हम एक ही काम कर रहे हैं, जो भी मिल रहा है इंट्राडे बेसिस के ऊपर कट कर रहे हैं पोजीशन। शॉर्ट्स हम लोगों ने 24,000, 23,900, 23,800 ये लेवल के आसपास पूरे कट कर दिए हैं। तो अभी के लिए हम लोग इंट्राडे बेसिस के ऊपर काम। इंट्राडे बेसिस पे अभी काम कर रहे हैं, खासतौर से निफ्टी बैंक निफ्टी के ऊपर। बैंक निफ्टी अभी पॉजिटिव लग रहा है, ये मानना है नितलेश जी का। और निफ्टी के अंदर कोई भी थोड़ा सा पोजिशनल ट्रेड लेने से अभी थोड़ी सी बचने की आवश्यकता है। चलिए सर, कल हमने देखा कि आईटी शेयरों में जो है वो रिकवरी देखने को मिली और आईटी शेयरों में अच्छी खरीदारी देखने को मिली। अभी आईटी शेयरों में क्या स्ट्रेटजी सजेस्ट कर रहे हैं? बहुत सारे फंडामेंटल एनालिस्ट कह रहे हैं कि अगर थोड़ा थोड़ा एक्यूमुलेट करना है तो आईटी शेयर आपके पोर्टफोलियो का हिस्सा अब होने चाहिए, खास तौर से डोनाल्ड ट्रंप की वापसी के बाद। आप तकनीकी चार्ट्स को देखते हैं, उसको पढ़ते हैं, देखते हैं। आपसे समझना चाहेंगे कि जो आईटी क्षेत्र की जो दिग्गज कंपनियां हैं उस पर आप ज़्यादा बुलिश हैं, सेल्टेक, इन्फोसिस, विप्रो जैसी कंपनियों पर, या फिर आपको लगता है कि जो मिड कैप आईटीज़ हैं जिसमें कि हमने देखा कि बीच बीच में आउट परफॉर्मेंस भी देखने को मिलती है कोफोर्ट जैसी कंपनियों में, वहाँ पर आप बुलिश दिखाई दे रहे हैं? आईटी पर आपका व्यू क्या है अभी? तो देखो आईटी में मुझे जो पसंद आ रहा है, इन्फोसिस क्लाइंट की पोजीशंस हो सकती है 1750 1760 के आसपास हम लोगों ने फ्यूचर्स रिकमेंड किया। तो अभी भी कुछ क्लाइंट्स होल्ड करके बैठे हैं 1700 1820 के ट्रेडिंग बेसिस स्टॉप लॉस के ऊपर। और दूसरा जो काउंटर मुझे अच्छा लग रहा है वो है विप्रो। मैंने काफी बार रिकमेंड किया है 420 से, मैं कंटिन्यूसली रिकमेंड करते आया हूँ। दिवाली पिक की तरफ भी मैंने 550 के आसपास रिकमेंड किया है। तो 580 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, इसके ऊपर अगर ये सस्टेन होता है तो यहाँ से मेरे हिसाब से मोमेंटम आना चाहिए 630 650 ये लेवल के लिए। लेकिन यहाँ पे कोई भी फ्यूचर ऑप्शन प्लान ना करे। विप्रो ऐसा काउंटर है जहाँ पे आप धीरे धीरे करके क्या कर सकते हो, एक्यूमुलेट कर सकते हो। मैंने क्लाइंट्स को 520 ये लेवल तक क्या करने को कहा है, एक्यूमुलेट करने को कहा है विप्रो के लिए। तो विप्रो में एक 580 एक लेवल है, उसको निकालना पड़ेगा। अगर ये लेवल निकाल देता है तो 650 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं, ओपन हो सकते हैं विप्रो। जी, तो अभी आईटी में अगर पोजीशन है तो उसको होल्ड करना चाहिए, जिनकी पुरानी पोजीशन है सर। जी। जी, चलिए, तो इन्फोसिस, विप्रो के बारे में आपको जानकारी यहाँ पर मिल गई। एक और ऐसा सेक्टर जिसमें कि हमने देखा कि रिकवरी आती हुई दिखाई दी है और वो है बैंकों के अंदर, और ख़ास तौर से पीएसयू बैंक की बात अगर हम करें, पीएसयू बैंक्स में जो कल हमने रिकवरी देखी उसमें हमने देखा कि चाहे वो एसबीआई हो, पीएनबी हो, कैनरा बैंक हो, इन सब में जो है रिकवरी आती हुई दिखाई दे रही है। बैंकों में किस तरह की स्ट्रेटजी अपनाई जाए और क्या पीएसयू बैंक्स में कोई फेवरेट है आपका, और जिन लोगों की पोजीशन फंसी हुई है, क्योंकि लंबे समय से पीएसयू बैंक्स जो है वो अंडर परफॉर्म कर रहे हैं, अगर एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इनमें कोई पोजीशन लेनी हो तो कहाँ पर मौका आप तलाश रहे हैं, और जिनके पास पहले से ये शेयर हैं उन्हें क्या करना चाहिए अब? देखो एसबीआई में अगर हम लोग देखें 780 के आसपास रिकमेंड किया था, 780 790 के ब्रेकआउट के ऊपर 850 के टारगेट के लिए, तो उसका टारगेट आ चुका है। तो जो स्टॉक मैंने रिकमेंड किया है पीएनबी 97 के आसपास रिकमेंड किया है, मेरा टारगेट थोड़ा सा इसके ऊपर बढ़ा है, 140 के आसपास टारगेट है। लेकिन इसको धीरे धीरे करके लेना चाहिए। 107 एक इंपॉर्टेंट लेवल है, ये अगर निकाल देता है तो यहाँ से फिर से एक अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है पीएनबी। और दूसरा जो काउंटर है वो है बैंक ऑफ बड़ौदा। बैंक ऑफ बड़ौदा में अगर हम लोग देखेंगे तो एक अच्छा खासा ब्रेकआउट स्टॉक में देखने को मिला था 250 ये लेवल के ऊपर। अभी भी स्टॉक सस्टेन है। तो कल अगर ये 260 262 ये लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो 250 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग इनिशिएट किया जा सकता है। पहला टारगेट 275 से लेके 280 ये लेवल को अगर ये होल्ड कर देता है तो थोड़ा सा पोजिशनल व्यू बनाना पड़ेगा 310 के टारगेट के लिए। लेकिन फिर से मैं रिपीट करता हूँ, जो भी स्टॉक्स अभी डिस्कस कर रहे हैं वो थोड़ा सा कैश बेसिस के ऊपर और कम क्वांटिटी के साथ प्लान करना पड़ेगा। कि बाजार अभी ऐसी जगह पे खड़ा है कि वहां से दोनों साइड के ट्रेड ओपन हो सकते हैं। बड़ा डाउनसाइड भी खुल सकता है और बड़ा अपसाइड भी खुल सकता है। तो कम क्वांटिटी के साथ ही आपको क्या करना पड़ेगा, ट्रेड प्लान करना पड़ेगा। ठीक है सर, एक आगे बढ़ते हैं और ज़रा एक और सेक्टर के बारे में, एक और क्षेत्र के बारे में बात करते हैं। सेक्टर तो नहीं कहेंगे, एक और इंडाइसेस के बारे में, और वो है मिड कैप और स्मॉल कैप शेयर। मिड कैप स्मॉल कैप की स्टोरी क्या अब ख़त्म हो गई है? क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप में दबाव जो है वो ज़्यादा देखने को मिल रहा है लार्ज कैप के मुकाबले। यहाँ पर किस तरह की स्ट्रेटजी आप सजेस्ट कर रहे हैं? क्योंकि कल भी हमने देखा कि मिड कैप स्मॉल कैप में जो है ज़्यादा दबाव देखने को मिला। बहुत सारी कंपनियां रहीं जो 4-4, 5-5%, 6-6% टूटती हुई दिखाई दी। उसमें हमने देखा यूपीएल था, टाटा एलेक्सी, मैक्स हेल्थ, इसके अलावा कोचिन शिपयार्ड, आरवीएनएल, मैरिको, इन सब शेयरों में काफ़ी दबाव देखने को मिला है।
यहाँ पर किस तरह की स्ट्रेटजी होनी चाहिए, और क्या अभी जिनका एक्सपोजर ज़्यादा मिड कैप स्मॉल कैप में है उनको किस तरह की स्ट्रेटजी लेनी चाहिए, और या फिर आपको लगता है कि कल की जो गिरावट के बाद एक क्या रिकवरी आज संभव है? आपकी सलाह क्या रहेगी, खास तौर से RVNL जैसे शेयरों में, कोचिन शिपयार्ड में, जिनमें कि ज़्यादा पिटाई कल हमने आती हुई दिखाई दी? आपकी सलाह क्या रहेगी? NLC इंडिया कल हमने देखा 3% के आसपास टूट गया। तो देखो स्टॉक, अगर हम लोग स्मॉल कैप और मिड कैप की बात करेंगे तो मेरे हिसाब से अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे और थोड़ा सा पेन बाकी है। 5 से लेके 7% अगर यहाँ से और करेक्ट होते हैं तो वहां पे थोड़ा सा बाइंग पोजीशंस आप क्या कर सकते हो, बना सकते हो। हायर लेवल के ऊपर इसमें अभी के लिए फंसना नहीं है। थोड़ा सा डीप मिलता है 5 से लेके 7% का, तो वहां पे पोजीशंस क्या करनी चाहिए, बनानी चाहिए। तो RVNL में अगर हम लोग देखेंगे तो 420 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। टाइम टू की पोजीशंस मैंने एग्जिट करवाई है 480 के आसपास, 420 का लेवल था बाइंग का। तो अभी के लिए 420 ये आपका काफी क्रूशियल लेवल होगा। 420 अगर ये ब्रेक डाउन कर देता है तो थोड़ा सा और डाउन साइड में हमें देखने को मिल सकता है। UPL थोड़ा सा 2 दिन पहले लग रहा था कि ये मोमेंटम को क्या करेगा, ब्रेकआउट करेगा 580 590 ये लेवल को, लेकिन ये स्टॉक ने एक लोअर साइड ओपन किया है। तो इसमें एक प्लान किया जा सकता है UPL में, अगर ये 500 को ब्रेक डाउन करके 490 485 ये लेवल के आसपास लो बना के फिर से अगर ये 500 रुपए के ऊपर सस्टेन होता है तो 480 आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। अगर आप इस प्रकार से ट्रेड को प्लान करोगे तो ही स्टॉक में एंटर के करे, अदरवाइज स्टॉक से क्या करे, UPL दूर रहे। थोड़ा सा ब्रेकडाउन होने के बाद ही ऊपर अगर ये निकलता है तो वहां पे पोजीशंस को क्या किया जा सकता है, ऐड किया जा सकता सर, कोचिन शिपयार्ड और RVNL पे क्या व्यू होगा? कल यहाँ पर थोड़ा सा दबाव, हालांकि ये सेक्टर ऐसा है कि इसे हम मिड कैप में से ज़्यादा लोग जो है डिफेंस और रेलवे के रूप में ज़्यादा जानते और समझते हैं, लेकिन कल यहाँ पर काफ़ी पिटाई देखने को मिली इन दोनों शेयरों पे। इन पे कोई व्यू देंगे क्या आप? है। देखो कोचिन शिपयार्ड में अगर किसी को बाइंग पोजीशंस बनानी है तो एक इंपॉर्टेंट लेवल होगा 1360, जो पिछला स्विंग लो बनाया था। ओके, उसको ब्रेक डाउन करके अगर बायर्स को ट्रैप करके फिर उसी लेवल के ऊपर सस्टेन होता है, तकरीबन इसका अगर हम लोग लो देखेंगे तो 1340 के आसपास का लो है। तो ये लो अगर ब्रेक डाउन करके फिर से 1340 रुपए के आसपास अगर ये ट्रेड करता है तो यहाँ पे बढ़िया मौका हो सकता है कोचिन शिपयार्ड में। एक छोटे से टारगेट के लिए 8 से लेके 9% की रैली हम यहाँ पे देख सकते हैं। अगर वहां पे कोई बाय करता है 1300 रुपये आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए, पहले ट्रैपिंग होना चाहिए, उसके बाद ही यहाँ पे पोजीशंस को क्या करें, प्लान करें। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, डायरेक्टली 1340 के ऊपर नहीं लेना है, 1340 को ब्रेक डाउन करके नीचे जाना चाहिए और फिर स्टॉक अगर ये सस्टेन कर देता है 1340 ये लेवल के ऊपर तो ही इसमें आप क्या करें, पोजीशंस बाइंग की बनाए। RVNL थोड़ी देर पहले जैसे डिस्कशन किया 420 एक इंपॉर्टेंट लेवल है। इसके नीचे मेरे हिसाब से 365 350 ये लेवल्स क्या हो सकते हैं, RVNL में ऊपर हो सकते हैं। ठीक सर, एक और नतीजे देखने को मिले हमने PFC, और PFC के रिजल्ट्स काफ़ी शानदार रहे, और उस शानदार नतीजों के बाद बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज ने हमने देखा कि उन्होंने अपना व्यू जो है कंपनी के ऊपर काफ़ी पॉजिटिव किया है। और इसको हमने कल जो है 1 बजे के शो में भी इसको चर्चा में लेकर के हम आए थे, और हमने जानकारी दी थी अपने दर्शकों को कि किस तरीके से यहाँ पर बहुत सारे ब्रोकरेज हाउसेज जो है, CLSA ने आउट परफॉर्म की रेटिंग दी है, 610 का लक्ष्य दिया है। बर्नस्टेन ने आउट परफॉर्म की रेटिंग के साथ 620 का लक्ष्य दिया है। UBS ने बाय रेटिंग के साथ शेयर पर 670 रुपये का लक्ष्य दिया है। बहुत सारे ब्रोकरेज हाउस पॉजिटिव हैं, और इसी बेहतर नतीजों के चलते हमने देखा कि फिर REC में भी काफ़ी अच्छी तेज़ी रही, पावर ग्रिड भी मजबूती के साथ बंद हुआ। इन तीनों शेयरों पे आपका व्यू जानना चाहेंगे, और ये जो रैली सोमवार की रही वो क्या मंगलवार को भी एक्सटेंड होती हुई दिखाई दे रही है आपको? क्या स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है? देखो पावर फाइनेंस को मैं क्लोजली ट्रैक कर रहा था, लेकिन थोड़ा सा अभी मार्केट में बाइंग के लिए डर है। मैंने 2-3 बार उसको ट्रैक किया आज के दिन में, क्योंकि पिछला जो रेजिस्टेंस था उसका सपोर्ट एरिया 485 से लेके 490, उसको एक मार्केट क्या कर रहा है, रेजिस्टेंस ले रहा है। अगर कल थोड़ा सा इसमें फॉलो बाइंग आती है, थोड़ा सा नीचे ओपन होता है 5-10 रुपए नीचे ओपन होके, फिर अगर 480 के ऊपर सस्टेन होता है तो 470 के स्टॉप लॉस के साथ आप लॉन्ग करके चल सकते हैं। 510 ये पहला लेवल होगा, वहां पे देखना पड़ेगा। अगर इस लेवल के ऊपर सस्टेन होता है तो ही इसमें कुछ अपसाइड मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। पावर ग्रिड में अगर हम लोग देखेंगे तो थोड़ा सा स्टॉक में एक रेजिस्टेंस एरिया है 335 से लेके 340,
ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक कोई भी लॉन्ग साइड का ट्रेड इसमें क्या करे, अवॉइड करे, क्योंकि ये बड़ा ब्रेकडाउन के बाद उसी लेवल को क्या कर रहा है, अभी रिटेस्ट करने जा रहा है। तो जब तक ये लेवल सस्टेंस नहीं होते तब तक थोड़ा सा पावर हिल से भी क्या करे, दूरी बनाए रखे। पीएफसी को जरूर नजर बनाए रखे, अगर थोड़ा सा नीचे ओपन होके फिर अगर ये निकल देता है 480 को, तो 470 का स्टॉप लॉस बना के आप वहां पे प्लान करके चल सकते चलिए, तो ये तो बातें थी कल के बाजार की, लेकिन कल की बातें छोड़ो, कल की बात पुरानी, और अब करते हैं हम आज की तैयारी। चलिए, तो आज के बाजार में कहां पर नजर रखें। सोमवार के बाजार में हमने देखा, जैसा कि हमने आपको बताया था, मेटल पैक में दबाव देखने को मिला। मेटल पैक में क्या अब कल की गिरावट के बाद खरीदारी की जा सकती है, इसको समझने के लिए हम सीधे चलते हैं हमारे आज के खास मेहमान के पास। और सर, आपसे समझना चाहेंगे टाटा स्टील, सेल, हिंडाल्को जैसे शेयरों में भी किस तरह से प्लानिंग की जाए, क्योंकि यहाँ पर उम्मीद थी कि चाइना के अंदर जो स्टिमुलस आ रहा है उसके चलते रिकवरी आएगी, लेकिन परिस्थितियाँ ऐसी बनती हुई दिखाई दी हैं कि यहाँ पर लगातार दबाव बढ़ता जा रहा है। सेल अगर हम देखें तो 137-38 के बाद से लगातार टूटता हुआ दिखाई दे रहा है। कल भी हमने देखा कि दबाव देखने को मिला। टाटा स्टील 1.5% टूटा। सेल के अंदर हमने देखा 1.25% के आसपास की गिरावट रही। क्या करना चाहिए? क्या दूरी बना लें अगर पहले से पोजीशन है, या फिर रिकवरी का वेट करना चाहिए? फ्रेश एंट्री के लिए क्या इतनी गिरावट के बाद एंट्री करना सही रहेगा? कुछ लोग अवॉइड, क्योंकि बहुत मिलीजुली प्रतिक्रिया आती है मेटल को लेकर के। बहुत लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि अवॉइड करके चलें, कुछ लोग का बहुत पसंदीदा है मेटल पैक और उनको लगता है कि नहीं, आने वाले समय में डिमांड बढ़ेगी जब, तो उसके बाद से रिकवरी आएगी। आप किस तरफ हैं? देखो टाटा स्टील, लास्ट समय भी मैं संदीप सर के साथ शो कर रहा था, तो मैंने एक चीज कही थी 157, ये अगर ये क्रॉस कर देता तो यहाँ से एक स्टॉक में मोमेंटम हमें देखने को मिल सकता है। ये स्टॉक मैंने बाय रिकमेंडेशन में है। 120 तक मैंने क्लाइंट्स को बोला है, यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, एक्यूमुलेट कर सकते हो। 108 रुपए का क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा। तो थोड़ा सा और डीप मिलता है 138 के आसपास, वो आपके लिए क्या हो सकता है, अच्छा टाटा स्टील में बाय हो सकता है। वीकली चार्ट्स के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो स्टॉक ने जहां से एक ब्रेकआउट दिखाया था तकरीबन 2023, दिसंबर 2023 के आसपास, तो वो लेवल आपके लिए क्या होगा, बेस्ट बाइंग का लेवल होगा। तो वो थोड़ा सा ध्यान रखे। 138 के बाद अगर नीचे लेना है तो सीधा 118, 119, ये लेवल के आसपास ही आपको क्या करना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। थोड़ा सा वीकली चार्ट के ऊपर एक हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन भी बन रहा है, लेकिन मल्टीपल ईयर ब्रेकआउट भी हमें पिछले समय पे देखने को मिल गए थे। तो उसी लेवल को अगर ये रिटेस्ट कर देता है तो वहां पे क्या किया जा सकता है, बाइंग करके चल सकते हैं। 138 आपका बाइंग लेवल होना चाहिए। ठीक सर। एक और कंपनी जिस पर कि हमने देखा कल काफ़ी शानदार नतीजे, कल तो नहीं आए थे, नतीजे पहले आए थे, लेकिन कल उसका रिएक्शन काफ़ी तेज़ देखने को मिला, और वो थी शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। शिपिंग कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया का दूसरी तिमाही का जो मुनाफा है वो मल्टीफोल्ड बढ़ा, ये 65-66 करोड़ रुपए से बढ़ करके सीधे 291 करोड़ रुपए आता हुआ दिखाई दिया। आय में 33% का इजाफा देखने को मिला। एबिट्टा अगर हम देखें तो वो डबल से ज़्यादा हो गया। कंपनी ने डिविडेंड का भी ऐलान किया 50 पैसे पर शेयर, और शानदार रैली देखने को मिली है शिपिंग कॉरपोरेशन में। एक समय तक 12-13% तक की तेज़ी थी, हालांकि क्लोजिंग बेसिस पे अगर हम देखें तो 6.25% के आसपास की मजबूती के साथ बंद हुआ। एक तो शिपिंग कॉरपोरेशन में क्या अभी और ज़्यादा अपसाइड बाकी है, ये समझना चाहेंगे आपसे। और इसके साथ साथ जो इस श्रेणी की और कंपनियां हैं, जैसे मझगांव हुई, या फिर अगर हम बात करें जीआरएससी जैसी कंपनियां, जिनमें बीच बीच में रिकवरी आती हुई दिखाई दी है, क्या हम ये मान के चलें कि सोमवार की रैली एक्सटेंड होती हुई मंगलवार को देखने को मिल सकती है? चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं? देखो चार्ट्स में अगर हम लोग देखेंगे तो हायर लेवल से एक सेलिंग प्रेशर ही हमें देखने को मिलेगा। रिजल्ट भले ही अच्छे आ रहे हैं स्टॉक्स के, लेकिन स्टॉक में हायर लेवल से मुनाफा वसूली हमें देखने को मिल रही है। तो शिपिंग कॉर्पोरेशन किसी को लेना होगा तो 178, 180 ये लेवल उसके लिए क्या हो सकता है, अच्छा हो सकता है। जहां से उसने एक ब्रेकआउट दिखाया था तो 230, 225 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है। तो नीचे मिलता है तो वहां पे लेना चाहिए। 20% का करेक्शन अगर और देखने को मिलता है तो वहां पे ले सकते हैं। अगर नहीं आता है स्टॉक उस लेवल के आसपास तो छोड़ दे। जिनका पोजीशन से वो एज इट इज 215 के स्टॉप लॉस के साथ क्या कर सकते हो, बने रह सकते। लेकिन हायर लेवल के ऊपर अभी इस मार्केट का मूड और माहौल देख के फंसना नहीं है। थोड़ा सा वेट करें, जितना आप नीचे ले सकते हो, जितना आप पेशेंस के साथ बैठे रह सकते हो, उतना आपके लिए क्या होगा, अच्छा। ठीक सर।
और इनकी जो बाकी जो कंपनियां हैं उनके लिए भी सेम राय रहेगी सर? देखो मजगांव डॉक में अगर हम लोग देखेंगे तो 4,000 के आसपास एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट है। वो अगर ब्रेक डाउन कर देता है तो ये स्टॉक से भी क्या करे, दूरी बनाए। यहाँ पे भी क्या करे, जिनका भी लॉन्ग साइड का ट्रेड था वो एक बार के लिए एग्जिट करे। ठीक सर। अगली कंपनी सर जिस पर प्रश्न यहाँ पर है मेरा, वो है आईटीआई को लेकर के। फ्राइडे को इनको एक बड़ा ऑर्डर मिला था सर, और फ्राइडे को अच्छी मजबूती भी देखने को मिली। करीब 3,022 करोड़ रुपए का कंपनी को ऑर्डर मिलता हुआ दिखाई दिया था। भारत नेट 3 प्रोजेक्ट के तहत कंपनी को ये ऑर्डर मिला, और हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, अंडमान निकोबार के गाँव में जो है कंपनी को जो है नेट कनेक्टिविटी के लिए ऑर्डर मिला था। फ्राइडे और मंडे मिला करके हमने 2 दिन में करीब 15% के आसपास की रैली आती हुई दिखाई दी है आईटीआई के अंदर। ये शायद जीआरएससी का चार्ट आप दिखा रहे हैं, हम आईटीआई की बात कर रहे हैं, तो ज़रा उसको ज़रा दिखा दीजिए। तो सर आपसे जानना चाहेंगे कि सोमवार को भी हमने देखा कि अच्छी खासी मजबूती, करीब 6-6.5% के तेज़ी के साथ जो है वो आईटीआई का शेयर बंद हुआ था। आप कैसे देख रहे हैं ये 2 दिन की जो रैली है, ये क्या करना चाहिए इसमें, जिनकी पोजीशन है उनके लिए भी, और कहाँ पर उन्हें एग्ज़िट करना चाहिए? और दूसरा, 2 दिन की रैली के बाद हम देखते हैं कि बहुत सारे जो रिटेल इन्वेस्टर हैं उनका इंटरेस्ट जगता है, तो क्या उन्हें फ्रेश एंट्री के लिए यहाँ पर कोई जगह है क्या? देखो फ्रेश एंट्री तो मैं यहाँ पे अवॉइड करूंगा, क्योंकि 40 से लेकर 50% लास्ट 4-5 दिन के अंदर ये स्टॉक ने एक बढ़िया मोमेंटम दिखा है। तो हायर लेवल के ऊपर नहीं लेना है। जिनका पोजीशंस है वो 308 रुपए के स्टॉप लॉस के साथ क्या कर सकते हैं, लॉन्ग इनिशिएट सॉरी अपनी पोजीशंस को होल्ड कर सकते हैं। 330 एक अगला पड़ा होगा, 330 अगर ये क्रॉस कर देता है तो फिर आप स्टॉप लॉस 320 के आसपास लेके चलना। 360 के आसपास आपको थोड़ा सा एटलीस्ट क्वांटिटी क्या कर लेना चाहिए, एग्जिट कर लेना चाहिए, जो उसका ऑलमोस्ट पिछला स्विंग रहा है उसी हिसाब से। 308 के स्टॉप लॉस के साथ अभी के लिए कुछ कॉम्प्रोमाइज ना करें। हम्म, अभी के लिए फ्रेश एंट्री के लिए सलाह नहीं है। अगला सेक्टर जो है वो है ऑटो का सर। यहाँ से क्या आप पूरी तरह दूरी बना लें, क्योंकि जब से बजाज ऑटो के नंबर्स हमने देखे हैं उसके बाद से ऑटो में कोई तेज़ रिकवरी उस तरह की नहीं देखने को मिली। थोड़ी बहुत बीच बीच में एक रिलीफ रैली जो थोड़ी बहुत ज़रूर आई, लेकिन ऑटो को लेकर के अभी और कितना पेन बाकी रह गया है? बजाज ऑटो, टाटा मोटर्स में क्या कुछ स्ट्रेटजी होनी चाहिए? अशोक लेलैंड में कल थोड़ा सा हमने देखा था कि कुछ एक पॉजिटिव खबरें निकल करके आई थी, जिसकी वजह से हरा निशान देखने को मिला। हालांकि ऊपरी स्तरों से ये भी फिसलता हुआ दिखाई दिया था कल, और करीब 0.25% के आसपास की बढ़त देखने को मिली। लेकिन ऑटो में क्या करना चाहिए अभी, खास तौर से अगर हम इन 3 खास कंपनियों की बात करें, अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स और बजाज ऑटो की, क्योंकि इसमें बड़ी संख्या में हमारे पास दर्शकों के सवाल जो है वो काफ़ी आते हैं। तो देखो टाटा मोटर मैंने ही रिकमेंड किया है आपके चैनल के ऊपर। 820 के आसपास क्लाइंटों की पोजीशन 840 के आसपास हो सकती है। तो मैंने क्लाइंट्स को क्लियर कट एक ही व्यू दिया है, 750 अभी के लिए स्टॉप लॉस बनाए रखे। अगर ये ब्रेक डाउन होता है और 650 640 जहां से उसने एक मल्टी ईयर ब्रेकआउट दिखाया था, तो वहां पे अगर मिलता है तो वहां पे फिर से क्या किया जा सकता है, बाइंग पोजीशंस आप बना के चल सकते हो। आज भी लगातार थोड़ा सा 830 के आसपास चला गया, और वहीं से फिर से स्टॉक में क्या देखने को मिली, एक डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिली। तो अभी 750 आपका स्टॉप लॉस होगा। 850 855 जब तक इन लेवल के ऊपर टाटा मोटर सस्टेन नहीं होता है, तब तक थोड़ा सा इससे क्या करना पड़ेगा, स्टॉप लॉस जरूर बनाए रखें, क्योंकि हमने भी क्लाइंट्स को दिया है। हमारी भी पोजीशन थोड़ा सा क्या है इसमें फंस चुकी है। तो अभी हम लोग 750 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर को होल्ड करें। ठीक। और बाकी सर ये अशोक लेलैंड में कुछ जान दिखाई दे रही है क्या आपको? अशोक देखो लेलैंड में जी। अशोक लेलैंड है 227 230। ये लेवल काफी क्रूशल है इसके लिए। ये जब तक क्रॉस नहीं होता है तब तक मेरे हिसाब से थोड़ा सा क्या करे, वेट एंड वॉच करना चाहिए स्टॉक में। स्टॉक बढ़िया है, यहाँ से और मोमेंटम दिखा सकता है। तो कल थोड़ा सा देखे, यहाँ पे अगर फॉलो बाइंग देखने को मिलता है और यहाँ से मोमेंटम पिकअप होता है 230 के ऊपर, तो 255 तक ये स्टॉक क्या हो सकता है, मोमेंटम दिखा सकता है। लॉन्ग टर्म बेट है तो आप यहाँ पे पोजीशंस को होल्ड करके चल सकते हैं। लोअर साइड में अगर कुछ मिलता है 190 185 ये लेवल के आसपास, तो वहां पे आप क्या कर सकते हो, थोड़ा सा पोजीशंस को ऐड करके चल सकते ठीक। इस बड़ी संख्या में हमारे दर्शक जो है वो सवाल पूछ रहे हैं, और अपनी उनकी टिप्पणियाँ आ रही हैं, तो आप लोगों को बता दें कि इस कार्यक्रम में हम आप लोगों के सवाल जो है
वो जो है नहीं ले पाएंगे। सवाल पूछने के लिए दोपहर 1 से 2 आप हमारे साथ जुड़िए और उसमें आपके प्रश्नों के उत्तर दिए जाएंगे, लेकिन आप लोग अपना प्रेम इसी तरीके से बनाए रखिए। लेकिन इस बीच ज़रा बात एक ऐसे शेयर की करते हैं जिसमें कि हमने देखा कि काफ़ी शानदार तो रैली रही, लेकिन साथ साथ खासतौर से पिछले कुछ दिनों में जब से स्विगी का आईपीओ आया उसके बाद से यहाँ पर एक अच्छा मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। और सोमवार के सत्र में भी हमने देखा कि जोमेटो के शेयर में काफ़ी शानदार मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया है। पिछले 5 कारोबारी सत्र में जो है करीब 6-6.5% के आसपास की तेज़ी जो है वो देखने को मिली है। और कल के सत्र में हमने देखा करीब 3.25% बढ़ कर के बंद हुआ है जोमेटो का शेयर। सर, जोमेटो से क्या एक्सपेक्टेशन है? और अब तो स्विगी की लिस्टिंग भी होने वाली है। स्विगी की आईपीओ के साथ साथ इसमें बाइंग मोमेंटम काफ़ी बनता हुआ दिखाई दिया था। और अब कितना अपसाइड बाकी यहाँ से देख रहे हैं आप जोमेटो के शेयर में? देखो, जिनका स्टॉक होल्ड है आप होल्ड करके चल सकते हो 245 के स्टॉप लॉस के साथ। लेकिन अगर ये 245 250 सॉरी 240 ये लेवल के नीचे अगर ये चला जाता है तो करेक्शन थोड़ा सा इसमें ज्यादा देखने को मिल सकता है। स्टॉक 180 ये लेवल्स भी क्या कर सकता है, दिखा सकता है। चार्ट के ऊपर अगर हम लोग देखेंगे तो हेड एंड शोल्डर का फॉर्मेशन बनते हुए देखने को मिल रहा है। तो आज जहां से एक मोमेंटम स्टॉक में पिकअप हुआ है 245 240 ये लेवल के आसपास, वही आपका क्या होना चाहिए, स्टॉप लॉस होना चाहिए। फ्रेश कोई भी पोजीशंस अभी के लिए स्टॉक में ना बनाए। जिनका भी होल्डिंग है वो होल्ड करके चल सकते हैं। जिनका भी होल्डिंग है वो होल्ड करके चल सकते हैं। फ्रेश एंट्री की सलाह फिलहाल के लिए नहीं है। एक सेक्टर ऐसा सर जो कि इस समय सीधे सीधे अंतर्राष्ट्रीय स्थितियों से गवर्न होता है और वो है ओएमसीज। हाल फिलहाल में यहाँ पर थोड़ा सा दबाव देखने को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं इसमें, जब कोई युद्ध छिड़ता है, ओपेक की तरफ से क्या स्टेटमेंट आ रही है, इन तमाम चीज़ों का सेक्टर पे असर पड़ता है। लेकिन बीच में काफ़ी अच्छा चला था बीपीसीएल, एचपीसीएल, आईओसी। अभी क्या करना चाहिए सर? क्योंकि अभी भी अंतर्राष्ट्रीय स्थितियां बहुत बेहतर तो होती हुई दिखाई नहीं दी हैं, लेकिन फिर भी आपकी राय क्या रहेगी? बीपीसीएल हरे निशान में बंद हुआ था कल, लेकिन इसके अलावा हमने देखा आईओसी और एचपीसीएल के अंदर दबाव देखने को मिला था। यहाँ पर भी काफ़ी पोजीशंस हैं, सवाल हमारे पास लगातार आते रहते हैं। फ्रेश एंट्री के लिए आप सलाह देंगे क्या अपने क्लाइंट्स को? क्या ओएमसीज में कोई पोजीशन आपने ओपन करवाई है? नहीं, अगर हम लोग देखेंगे तो बीपीसीएल में मैंने क्लाइंट्स को बोला है अगर ये 270 से लेके 256 वो वाला जो एरिया छोड़ा था मार्केट ने, एक छोटा सा गैप होगा देखो 50 पैसे से लेके 1 रुपए के आसपास का, वो अगर गैप फिलअप करने के लिए नीचे आता है 256 से लेके 270 ये एरिया में, तो वहां पे हम लोग बीपीसीएल को बाय करेंगे 240 या फिर 235 के स्टॉप लॉस के साथ। अभी के लिए थोड़ा सा मैं बीपीसीएल से क्या करूंगा, दूरी बनाए रखूंगा, क्योंकि इससे बेहतर मौके मिल सकते हैं वहां पे और वहां पे अच्छे रिटर्न्स भी बन सकते हैं। जैसे थोड़ी देर पहले मैंने एक दो स्टॉक्स के बारे में डिस्कशन किया, तो वो वहां पे आप क्या कर सकते हो, प्लान कर सकते हो। जैसे कि आपने कोचिन शिपयार्ड के बारे में कहा, तो वहां पे अगर कुछ लो को ब्रेक डाउन करके फिर से अगर उस मोमेंटम के ऊपर सस्टेन होता है तो कोचिन शिपयार्ड एक अच्छा ये हो सकता है बीपीसीएल के बदले। बीपीसीएल के बदले। और आईओसी, एचपीसीएल पे कोई राय है क्या आपकी? देखो, आईओसी अच्छा काउंटर है। यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो लोअर साइड में 120 एक बेस वाले एरिया 120 के आसपास अगर आता है तो वहां पे पोजीशंस को आप ले सकते हो, अच्छी खासी पोजीशंस को ले सकते हो। लेकिन अगर आप फ्यूचर्स और ऑप्शंस के बेसिस के हिसाब से अगर बात करें, मैंने लास्ट शो के आसपास में 139 का एक स्टॉप लॉस रेकमेंड किया था, तो ऑलमोस्ट उसी जगह पे ट्रेड कर रहा है। 139 के नीचे अगर ये ट्रेड करना चालू कर देते तो यहाँ से एग्जिट करें। 145 से लेके 147 ये एक इसके लिए काफी इंपॉर्टेंट जोन है। इसके ऊपर ये अगर ये निकलता है तो 160 ये लेवल्स भी क्या हो सकते हैं आईएससी में फिर से देखने को मिल सकते हैं। तो 145 147 और नीचे में 138 से लेके 139 ये लेवल को क्लोजली ट्रैक करो। ठीक है सर। अब जो है उम्मीद करते हैं ज़्यादातर सेक्टर्स पे हमने काफ़ी हद तक बातचीत कर ली आज के कारोबारी सत्र को लेकर के। लेकिन चलते चलते आपसे जानेंगे कि आज के एक दिन के लिए अगर कुछ ख़रीदना हो तो फिर आप कहाँ पे सलाह देंगे? क्या ये पोजीशन जो है वो इंटरडे के लिए होगी, 2-3 दिन के लिए आप रिकमेंड करना चाहेंगे? और किन आधार पर आपने इन शेयरों को सेलेक्ट किया है वो ज़रा हमारे दर्शकों को आप एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो, डिक्सॉन टेक्नोलॉजी में अगर हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे एक फ्यूचर्स को हम लोग यहाँ पे बेच के चल सकते हैं। 15,440 15,450 एक इम्पोर्टेंट लेवल है जहाँ पे स्टॉक
फॉलो बाइंग नहीं दिखा रहा है, तो अगर ये इसमें एक ब्रेकडाउन हमें देखने को मिलता है आवरली चार्ट के ऊपर, क्योंकि पिछले टॉप को मार्केट ने ब्रेकआउट करके 16,000 का जो राउंड नंबर था, उस राउंड नंबर के आसपास जाके रेजिस्टेंस दिखाया है। तो 15,440 450 ये लेवल के नीचे अगर चला जाता है, तो यहाँ पे हम लोग बिकवाली करके चल सकते हैं। 15,150 से लेके 15,200 ये टारगेट हम लोग प्लान करेंगे। स्टॉप लॉस 15,600 का प्लान करेंगे। चलिए, तो अभी खरीदारी की सलाह नहीं है, यहाँ पर आप शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। बाज़ार खुलने के बाद आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन 15,400 के आसपास अगर बनाते हैं तो एक स्टॉप लॉस आपको दिया गया है 15,600 का, 200 रुपये ऊपर के आसपास। और यहाँ पर नीचे की तरफ ये मानना है नितलेश जी का कि 15,100 तक वो जाता हुआ दिखाई दे सकता है। तो चूंकि ये ओपनिंग का ट्रेड रहेगा तो थोड़ा सा एक बार लेवल्स जो है वो मैच कर लीजिएगा कि किस लेवल पे आप शॉर्ट पोजीशन ले रहे हैं। यहाँ पर 15,100 के टारगेट के लिए आप यहाँ पर शॉर्ट पोजीशन क्रिएट कर सकते हैं। 15,600 का स्टॉप लॉस लगाना मत भूलें। 15,400 के आसपास आपको ये शॉर्ट पोजीशन क्रिएट करनी है। नितलेश जी, आज की चर्चा में आप जुड़े और तमाम जो हमारे सवाल थे उसके प्रश्नों का उत्तर दिया आपने, और उम्मीद ये करते हैं कि अब आज के बाज़ार में देखते हैं किस तरह के बाज़ार खुलते हैं और वहाँ पर क्या कुछ स्थितियाँ बन करके आती हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। कोई डिस्क्लोज़र आपकी तरफ से? देखो, जो भी स्टॉक्स मैंने डिस्कस किए अभी, तो क्लाइंटों की कोई पोजीशंस नहीं है टाटा मोटर को छोड़ के। तो इन फ्यूचर्स अगर कुछ लेवल्स एक्टिव होते हैं तो वहां पे क्लाइंटों की पोजीशंस बन सकती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत बहुत शुक्रिया आज की चर्चा में जुड़ने के लिए। और उन तमाम दर्शकों को जो हमारे साथ लगातार जुड़ करके सवाल पूछ रहे थे, उनसे एक बार फिर से बता दें, दोपहर 1 बजे हमारे साथ जुड़ जाइएगा। हमारे साथ आस्था जैन जी होंगी आपके प्रश्नों के उत्तर देने के लिए। तो दोपहर 1 बजे आपके प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएंगे। तब तक आप बाज़ार को देखिए, समझिए और ये जानने की कोशिश कीजिए कि अभी क्या स्ट्रेटजी हो सकती है। लेकिन 1 बजे आपके साथ मिल बैठ करके हम रणनीति दिन भर की फिर तय करेंगे। इसके अलावा बीच बाजार देखना मत भूलिएगा। अभी अब से बस कुछ ही देर में विवेक मित्तल लेकर के आएंगे आपके लिए, और वहाँ उनके साथ भी आप बाज़ार की दिशा को समझने में आपको मदद मिलेगी। तो लगातार मनी 9 के साथ आप बने रहिए। सोमवार से शुक्रवार सुबह 10:30 बजे विवेक लेकर के आते हैं बीच बाजार, और दोपहर 1 बजे जुड़ जाइएगा मेरे साथ, जिसमें कि आपके प्रश्नों के उत्तर होंगे। आईपीओ बाज़ार की हलचल होगी। आज एक लिस्टिंग भी होनी है स्विगेटेल की, तो वहाँ पर देखते हैं कि अगर आप आईपीओ में आपने पैसे लगाए हुए हैं क्या करना चाहिए। दोपहर 1 बजे से 2 बजे के बीच 2:30 बजे तक हमारे साथ बने रहिए। मुझको इजाज़त दे दीजिए फ़िलहाल के लिए। नमस्कार।